नमस्कार। आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल विकल्प एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन है। पृथ्वी और सौरमंडल की उत्पत्ति से संबंधित परिकल्पनाओं में अब तक हमने अद्वैतवादी एवं द्वैतवादी परिकल्पनाओं का उल्लेख किया है, जिसमें से अद्वैतवादी कांट की वायव्य राशि एवं लाप्लास की निहारिका परिकल्पना एवं द्वैतवादी परिकल्पनाओं में चैम्बरलेन की ग्रहाणु या प्लैनेटिसिमल परिकल्पना का उल्लेख किया जा चुका है। आज हम जिस परिकल्पना का यहाँ पर विस्तृत विवेचना करेंगे वह रसेल की द्वैतारक परिकल्पना कहलाती है। इसे युग्म तारा परिकल्पना भी कहा जाता है। यह भी एक द्वैतवादी परिकल्पना है, जिसका तात्पर्य यह है कि पृथ्वी एवं सौरमंडल की उत्पत्ति से संबंधित दो तारों का समर्थन करने वाले विद्वानों से संबंधित यह परिकल्पना है। आइए प्रस्तुत है रसेल की द्वैतारक परिकल्पना। सबसे पहले हम जानेंगे कि बर्ट्रैंड A.W. रसेल कौन थे। इनका जन्म 1872 ईस्वी में हुआ था। बर्ट्रैंड आर्थर विलियम रसेल इनका पूरा नाम था। इनका जन्म 18 मई 1872 को हुआ था यूनाइटेड किंगडम में और 2 फरवरी 1970 को इनकी मृत्यु हो गई थी। यह विचारक भी थे, दार्शनिक भी थे, समाज निर्माणक भी थे, राजनीतिज्ञ भी थे और गणितज्ञ भी थे। इनको 1950 ईस्वी में साहित्य का नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिक्स इनकी बहुत महत्वपूर्ण पुस्तकों में से एक है। आइए जानते हैं सौरमंडल एवं पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित अपनी परिकल्पना में रसेल महोदय क्या कहते हैं। ये कहते हैं कि युग्म तारों से सौरमंडल की उत्पत्ति हुई है। युग्म तारे मतलब कि तारों का जोड़ा। अपनी परिकल्पना में यह कहते हैं कि प्राचीन काल में सूर्य के पास 2 ही तारे थे। इन्होंने अपनी परिकल्पना प्रारंभ करने में सबसे पहले अपना जो मत रखा है वो कहा है कि ब्रह्मांड में सूर्य था और उसके साथ 2 तारे पहले से ही विद्यमान थे। सूर्य का एक साथी तारा था जो सूर्य की परिक्रमा कर रहा था। इनके अनुसार सूर्य था और 2 तारे थे। एक ऐसा तारा था जो सूर्य की परिक्रमा कर रहा था। एक विशालकाय तारा साथी तारे के निकट आया, लेकिन इसकी परिक्रमा की दिशा साथी तारे के विपरीत थी। इस प्रकार ब्रह्मांड में 3 तारे उपस्थित हो गए। एक तो सूर्य और सूर्य के साथ उसका एक साथी तारा और एक बहुत बड़ा विशालकाय तारा जो सूर्य के साथी तारे के पास तो आ रहा था, लेकिन इसकी जो परिक्रमा की दिशा थी वो साथी तारे के विपरीत थी। विशालकाय तारा सूर्य से अधिक दूरी पर रहा होगा संभवतः। इस पूरी परिकल्पना को इस चित्र के माध्यम से हम लोग बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है कि सूर्य एक तरफ है, सूर्य का जो परिक्रमा कर रहा है वो एक तारा है जिसको इन्होंने परिकल्पना में नाम दिया साथी तारा, और जो विशालकाय तारा है वो बहुत दूरी पे स्थित है। ऐसा इन्होंने अपनी परिकल्पना के प्रारंभ में बताया कि यह स्थिति उस समय ब्रह्मांड में उपस्थित थी। एक सूर्य था, सूर्य का चक्कर एक तारा लगा रहा था जिसको नाम इन्होंने साथी तारा दिया, और जो तारा दूर से विशाल साथी तारे की तरफ आ रहा था उसका नाम इन्होंने दिया विशालकाय तारा। जिससे विशालकाय तारे के ज्वारीय बल का प्रभाव सूर्य पर नहीं पड़ा, लेकिन साथी तारा ज्वारीय बल से इतना अधिक प्रभावित हुआ कि विशालकाय तारे की ओर से एक उभार के रूप में आकर्षित होने लगा। इन्होंने अपनी परिकल्पना में बताया है कि जो सूर्य था उसकी परिक्रमा साथी तारा तो कर रहा था, लेकिन जो विशालकाय तारा था उसका जो भी प्रभाव पड़ रहा था वो सूर्य पर ना पड़कर बल्कि साथी तारे पर पड़ रहा था, और इसके कारण जो साथी तारा है उस ज्वारीय बल से इतना अधिक प्रभावित हुआ कि विशालकाय तारे की ओर एक उभार के रूप में अपने कुछ पदार्थों को अपनी तरफ से निकालने लगा।
अधिकतम आकर्षण के कारण कुछ पदार्थ जैसे कि निकलने लगे। क्यों? क्योंकि जो ये विशालकाय तारा था ये अपनी तरफ खींच रहा था ज्वारीय बल के कारण। इस चीज़ को हम उस तरह से समझ सकते हैं जैसे वर्तमान समय में समुद्र का जो जल होता है वो चंद्रमा और सूर्य के ज्वारीय बल के कारण खिंचता है, तो उसे कहते हैं ज्वार आना, समुद्र में ज्वार का आना, और वापस लौट जाता है तो उसको कहते हैं भाटा। तो इस जो ज्वारीय बल का वो जो मतलब प्रभाव होता है वो इतना अधिक होता है, उसको इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि अधिकतम आकर्षण के कारण साथी तारा जो था उसके जो कुछ पदार्थ ही हैं, मतलब उसका जो अपना अस्तित्व था उसमें से ही कुछ पदार्थ जो है अलग होकर विशालकाय तारे की तरफ घूमने लगे या आकर्षित होने लगे। आगे रसेल महोदय बताते हैं कि ये जो पदार्थ निकले साथी तारे उसे इन्हीं पदार्थों से ग्रहों का भविष्य में निर्माण हुआ और इसी क्रिया की पुनरावृत्ति हुई और उनसे ग्रहों से उपग्रहों का निर्माण हुआ। ऐसा ही अपनी परिकल्पना में बताते हैं। विशालकाय तारे का निकट आना, इसे हम इस चित्र के माध्यम से देख सकते हैं कि सूर्य का जो परिक्रमा है वो तो एक तारा लगा ही रहा है, साथ ही साथ एक जो विशालकाय तारा है वो साथी तारे की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा है, लेकिन जो उसकी परिक्रमा की दिशा है वो साथी तारे के विपरीत है। जहाँ तक मूल्यांकन का प्रश्न है तो इस परिकल्पना का मूल्यांकन हम इस प्रकार से कर सकते हैं कि इनकी परिकल्पना में सबसे पहले तो इन तारों का अस्तित्व कैसे है, कहाँ से आए ये तारे, कैसे इनका जन्म हुआ, कैसे ये बने, उस बारे में ये कुछ भी किसी भी तरह का वर्णन नहीं करते हैं। निर्माण के समय ग्रह सूर्य से दूर थे, जैसा कि इन्होंने अपनी परिकल्पना में बताया कि जब वो ग्रह बन के तैयार हुए तो वो सूर्य के पास साथी तारा तो था, लेकिन जो विशालकाय तारा था वो साथी तारे से तो पास था पर सूर्य से दूर था। तो जब सूर्य से दूर थे तथा एक दूसरे से दूर फैले थे, लेकिन विशालकाय तारे के भ्रमण पथ पर आगे निकल जाने पर सभी ग्रह सूर्य की आकर्षण परिधि में आ गए, क्योंकि वर्तमान समय में यह तो सत्य है कि सभी ग्रह जो हैं वो सूर्य की परिक्रमा करते हैं या सूर्य का चक्कर लगाते हैं, जबकि उसके सबसे करीब साथी तारे का अवशिष्ट भाग सूर्य के आकर्षण में नहीं आ सका। जो उसका साथी तारा था उसका अवशिष्ट भाग कहाँ गया, इसके बारे में जो रसेल महोदय है वो अपनी परिकल्पना में किसी भी प्रकार का कोई भी वर्णन नहीं देते हैं। रसेल ने साथी तारे से निकले पदार्थ से ग्रहों की उत्पत्ति को समझाया है, लेकिन साथी तारे के अवशिष्ट भाग पर प्रकाश नहीं डाला। जैसे कि एक तारक परिकल्पनाएं थी, उसमें क्या कहा जाता था कि निहारिका है या वायव्य राशि है उससे जो पदार्थ निकले उनसे ग्रह बना और जो अवशिष्ट भाग बचा उससे सूर्य का अस्तित्व हुआ। लेकिन इसमें इन्होंने बताया है कि साथी तारे से जो निकले पदार्थ थे उनसे तो ग्रहों की उत्पत्ति हो गई और सूर्य तो पहले से ही विद्यमान था, और पदार्थ के निकलने का जो कारण था वो विशालकाय जो तारा था उसके ज्वारीय बल का आकर्षण था। तो इन चीज़ों के बीच में जो साथी तारा था उसका अवशिष्ट भाग कहाँ गया, इसके बारे में रसेल जो है वो किसी भी प्रकार का कोई भी वर्णन, कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करते हैं। और यदि यह मान भी लिया जाए कि सभी ग्रह सूर्य की आकर्षण परिधि में आ गए, तब भी रसेल या तो इस चीज़ को पूरी प्रक्रिया के माध्यम से बताते हैं कि जिस प्रकार निर्माण हुआ उसी प्रकार से फिर सूर्य के आकर्षण बल के कारण वो जो ग्रह बने वो सूर्य की परिक्रमा करने लगे, या वो जो अवशिष्ट भाग था वो कहाँ चला गया, क्या उससे भी किसी ग्रह या उपग्रह का निर्माण हुआ। इस प्रकार का जो भी विस्तृत वर्णन है वो रसेल ने अपने इस परिकल्पना में नहीं दिया है। इसी कारण इन इतने बड़े विचारक, दार्शनिक, साहित्यकार और तर्कवादी होने के बाद भी रसेल महोदय की यह परिकल्पना वर्तमान समय में मान्य नहीं है। आशा करती हूँ आप सभी लोगों को मेरी सरल भाषा में रसेल महोदय की यह द्वैतारक परिकल्पना अच्छे से समझ में आ गई हो। आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।